Good morning, friends. Hello, everyone. My name is Lalit. I'm again here with a new video on historical background. Let's start with Indian polity part 3. जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा इंडियन पॉलिटी के पहले दो वीडियोस में मैंने रेगुलेटिंग एक्ट करवाए थे। तो पहली जो वीडियो थी उसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कवर हुआ था। और उसकी नेक्स्ट वीडियो में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 and Charter Act of 1853 and Government of India Act of 1858, Indian Councils Act of 1861 and 1892। और उसकी जो वीडियोस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हो। और एक्ट ऑफ 1909 इसमें कवर करेंगे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड एक्ट ऑफ 1935। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आओ आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। एक्ट ऑफ 1909 जैसा कि पता होगा दोस्तों, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो लॉर्ड मोर्ले थे वो सेक्रेटरी थे स्टेट के, और लॉर्ड मिंटो जो थे वाइसरॉय थे इंडिया के। और इसके जो फीचर्स थे मैन, उसके बारे में बात करें तो पहला फीचर है इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो साइज को बढ़ा दिया गया और नंबर्स जो थे मेंबर्स के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 16 से 60 कर दिए गए। हाँ दोस्तों, 16 टू 60। तो ये काफ़ी ड्रास्टिक चेंज था। और उसके बाद में ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इसमें जो डेलिबरेटिव फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, बोथ द लेवल्स, आइदर प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल, बोथ द लेवल्स, जो डेलिबरेटिव फंक्शंस को बढ़ा दिया गया काउंसिल्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो मेंबर्स थे, दे कैन आस्क क्वेश्चंस एंड मूव रिजोल्यूशंस ऑन द बजट एंड सो ऑन। लेट्स मूव ऑन। एक्ट ऑफ 1909 को कंटिन्यू करते हैं फीचर्स को। फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉय and governors, Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join Viceroy's Executive Council as a law member। दोस्तों की जैसा कि आपको पता होगा कि ये पहली बार था इंडियन हिस्ट्री में कि इंडियंस को एसोसिएट किया जा रहा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, वाइसरॉय की और गवर्नर की। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हमारे पहले इंडियन थे जिनको कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में ऐड किया गया। और इट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम्स के लिए किया गया था। और इस कंसेप्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट कहा गया। अंडर दिस कंसेप्ट मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स ओनली। सो दिस एक्ट लीगलाइज्ड the communalism, so that's why Lord Minto came to be known as the father of communal electorate। Moving on to next, एक्ट ऑफ 1919 को पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इंडिया में, उसकी जो नींव है वो यहीं से रखी गई। और इस एक्ट को मोन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा गया क्योंकि मोन्टेगो वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो सेंटर का जो कंट्रोल है उसको रिलैक्स कर दिया गया प्रोविंसेस के ऊपर, बिकॉज इट डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। और इस एक्ट के बाद से ही डीआरजी ऐड हो गई थी। ओके एंड उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट में। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसको एडमिनिस्टर किया जाता था गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे उसको एडमिनिस्टर किया जाता था गवर्नर विद द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक्ट ऑफ 1919। इसके फीचर्स के बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे पहली बार एक्ट ऑफ 1919 के अंदर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो अब अपर हाउस और लोअर हाउस में डिवाइड कर दी गई। जो अपर हाउस था वो काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाया और जो लोअर हाउस था वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाया। और इस एक्ट के बाद से ही जो है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ चेंजेस किए गए और इंडियंस की जो संख्या थी वो उसको आउट ऑफ 6 मेंबर्स 3 शुड बी इंडियंस। ओके, और इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड कर दिया
सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए। तो these are the four major categories for which the principle of separate electorates was extended. Moving on to the next features, एक्ट ऑफ 1919 के फीचर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो इसने पहल फ्रेंचाइजी सिस्टम को जो है अलाउ किया और लिमिटेड नंबर्स के लिए किया, और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। एंड हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया पोजीशन क्रिएट की गई, जिसको कि कुछ फंक्शंस ट्रांसफर किए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी एस्टेब्लाइज किया गया रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्वेंट्स की। और प्रोविंशियल बजट्स को पहली बार सेंट्रल बजट से अलग किया गया, और स्टैट्यूटरी कमीशन भी एनालाइज करने के लिए इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्ट आफ्टर 10 years स्टेबलाइज किया गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसको स्टडी करते हैं इसके फीचर्स को। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स एज ए यूनिट्स, ओके, एंड डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ थ्री लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट थी वो सेंटर के लिए और विद 59 items, and provincial list for provinces with 54 items, and concurrent list for both with 36 items। और रेजिडुअल पावर्स किसको दी गई? वायसराय को। और जो डीआरची थी प्रोविंसेस में उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के फीचर्स को कंटिन्यू करते हैं। एडॉप्शन ऑफ डीआरची एट द सेंटर। तो डीआरची जो थी सेंटर पे अडॉप्ट कर ली गई और प्रोविंसेस पे हटा दी गई। इसके कारण फेडरल सब्जेक्ट्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। एंड दिस गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, जिसके कारण बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बाइकैमरल, having legislative council as upper house and legislative assembly as lower house। Moving on to the next, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कंटिन्यू करते हैं। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी थी, ओके, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत बनाया गया था। और ये इसका काम क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करना था। ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, ओके। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का उसको बढ़ाया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए गए डिप्रेस क्लासेस को, जो कि स्केड्यूल कास्ट थे, वीमेन को और लेबर को, जो कि वर्कर्स थे। फ्रेंचाइजी सिस्टम को भी बढ़ाया गया और अब 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। और इससे पहले ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, अब इसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कंटिन्यू करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड विच वाज सेट अप इन 1937। तो फेडरल कोड को स्टेबलाइज किया गया 1937 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेबलाइज किया गया करेंसी और क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए कंट्री के। और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टेबलाइज किया गया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स फॉर सेंटर एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि इस लॉ को क्यों इनेक्ट किया गया। ऑन फरवरी 20 1947 जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उनका एक डिक्लेरेशन आता है कि हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे बाय जून 30 1948। इस अनाउंसमेंट के बाद में मुस्लिम लीग का एजिटेशन स्टार्ट हो जाता है और वो डिमांड करते हैं कि हमें पार्टीशन चाहिए कंट्री का। ऑन जून 3 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर that the constitution made by Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot be applicable to those parts who were unwilling to accept it। कहने का मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो भी संविधान लाया जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, वो उस पार्ट्स पर अप्लाई नहीं करेगा
जो कि उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके। अगेन ऑन जून 3, 1947, जो वायसराय थे इंडिया के, माउंटबेटन, वो एक प्लान लेकर आते हैं जिसे पार्टीशन प्लान कहते हैं या माउंटबेटन प्लान कहते हैं। और इस प्लान को एक्सेप्ट किया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा। इसको इमीडिएट इफेक्ट देने के लिए एक प्लान को एक लॉ पास किया जाता है जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 कहते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को कंटिन्यू करते हैं, इसके फीचर्स को। तो इंडिया को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया गया। क्रिएशन ऑफ टू न्यू डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान बनाए गए। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी को एबोलिश कर दिया गया। ऑफिस ऑफ वायसराय को भी एबोलिश कर दिया गया और उसकी जगह पर एक गवर्नर जनरल पोजीशन बनाई गई जो कि ईच डोमिनियन के लिए बनाई गई। और उसको अपॉइंट कौन कर सकता था? ब्रिटिश किंग। किसकी एडवाइस पर कर सकता था? डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पर। और जो मेजेस्टी गवर्नमेंट की, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसके फीचर्स को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को पावर मिल जाती है टू डोमिनियंस की, कि वो फ्रेम कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अपने नेशन के लिए। और कोई भी लॉ है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया उसको रिपील कर सकते हैं। इवन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 उसको भी वो रिपील कर सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं वो कोई भी लॉ पास कर सकती है जब तक कि वो उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट नहीं होता और एनफोर्स नहीं हो जाता। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो इसके फीचर्स में जैसे इन प्रिंसली स्टेट्स थे उसको फ्रीडम थी कि वो किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकता था, या तो भारत को या फिर पाकिस्तान, किसी को भी ज्वाइन कर सकता था, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। ओके। और जो गवर्नेंस था भारत और पाकिस्तान दोनों का, वो किसके तहत किया जा रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और जो ब्रिटिश मोनार्क था, अब उसके पास में कोई पावर नहीं थी कि वो बिल्स को वीटो कर सके या फिर उनको रिजर्व करवा सके। हाउएवर दिस वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। ओके। और जो गवर्नर जनरल था डोमिनियन का, वो काम करता था किसकी एड एंड एडवाइस पे? काम करता था काउंसिल की एड एंड एडवाइस पर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के फीचर्स को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया का, जो कि रॉयल टाइटल था किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए, उसको हटा दिया गया। जो अपॉइंटमेंट थी सिविल सर्विसेज में, ठीक है, उसको डिसकंटिन्यू किया गया। और उसके साथ साथ जो रिजर्वेशन थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको भी डिसकंटिन्यू किया गया। और जो मेंबर्स थे सिविल सर्विसेज के जो अपॉइंट किए गए थे अगस्त 15 1947 से पहले, उनको कंटिन्यू किया गया और उनको सारे बेनिफिट दिए गए जो कि वो डिजर्व करते थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, thank you for watching my video, hope you enjoyed the content. Please subscribe my channel for more interesting videos on Indian polity. Please do like and share my videos to others. Hope you will meet soon. Thank you, bye.